अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो कल का लेक्चर जो है थोड़ा बहुत मुझसे मिस हो गया था, ज़रा मेरा गला दुख रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडे इज आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ एंटोमोलॉजी। सो and today is Tuesday, 21st April 2020. So we were studying about the introduction of entomology. So in the previous lecture, the last topic that we have studied is that we were studying the beneficial aspects of insects, and the last beneficial aspect that we have studied is the different enzymes that we obtain from insects. So insects gives us different enzymes like we have cellulases from termites. Cellulase वो एंजाइम है which digest the cellulose। और हमारे पास जो प्लांट मटेरियल है उसकी सेलवाल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो हमारे पास एनिमल जो मोस्टली हैं लाइक जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा स्टमक सेलुलेज सिक्रेट नहीं करता, तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टर्माइट्स भी सेलुलेज नहीं बना सकती, लेकिन उनकी बॉडी में एक प्रोटोजोन होता है और वो प्रोटोजोन उनके लिए सेलुलेज सिक्रीट करता है। आपको पता है कि जो टर्माइट्स हैं वो वुड मटेरियल पे फीड करती हैं, लकड़ियों पे, जो फर्नीचर की लकड़ियां होती हैं और दरवाजों की लकड़ियां उन पे फीड करती हैं। तो वो अंदर उनको, चूंकि वो प्लांट मटेरियल है, उसमें उनको सेलुलेज एंजाइम की बहुत ज़रूरत है, तो इसीलिए उनकी बॉडी में प्रोटोजोन होता है जो उनके लिए सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो हम उनकी बॉडी से सेलुलेज एंजाइम भी एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत से केसेस में। अच्छा, ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट, दैट एज अ फूड. So many insects around the world is used as a food material by human beings. Like insects are also used as a food by different communities of the world. That is, grasshoppers and locusts are used as a food. ठीक है, हमारे पास ये ग्रास होपर्स जो या लोकस्ट होते हैं। लोकस्ट और ग्रास होपर में क्या फ़र्क है कि ग्रास होपर जो है वो सॉलिटरी रहता है, मीन्स अकेला रहता है, कोई इतनी ज़्यादा कॉलोनी की फॉर्म में नहीं रहता। और अगर यही बहुत से ग्रास होपर मिल के कॉलोनी बना लें, जिनको हम स्वेम्स कहते हैं, ये देखें, ये हमारे पास पूरे जो बहुत बड़ी तादाद में ग्रास होपर्स आके फसलों पे अटैक करते हैं। सो अब जब ये कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं, नाउ वी कॉल इट लोकस्ट। तो अब ये लोकस्ट कहलाता है। तो हमारे पास बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में ग्रास हॉपर को भी खाया जाता है फ्राई करके, और लोकस्ट को भी खाया जाता है। और ये हमारे पास इस्लाम में भी इसको हलाल रखा गया है, बिकॉज़ ये हम लोग एज़ अ मुस्लिम भी हम इसको खा सकते हैं। तो लोग मोस्टली इसको फ्राई करके खा जाते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं, दे आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमारे पास इंसेक्ट्स की बॉडी मेनली जो है इसमें प्रोटीन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास चूँकि अगर आपने प्रोटीन लेना है तो आप इंसेक्ट्स पे फीड कर सकते हो। तो ज़्यादातर हम तो नहीं करते, लेकिन बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑफ वर्ल्ड में इंसेक्ट्स को एज़ अ फूड यूज़ किया जाता है, लाइक ग्रासहॉपर्स और लोकस्ट को एज़ अ फूड यूज़ किया जाता है। बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड देयर कैटरपिलर्स, मोस्ट जो हमारे पास ये कैटरपिलर्स वगैरह हैं, आपने अक्सर देखा भी होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे और ये डिस्कवरी चैनल्स पे, जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं। तो बटरफ्लाइज और ये मॉथ्स के बहुत बड़े बड़े कैटरपिलर्स होते हैं। तो उन कैटरपिलर्स को ला के उन पे भी फीडिंग करते हैं और एक अच्छी सोर्स है, प्रोटीन सोर्स है वो। इसी तरह डिफरेंट फ्लाइज और एंट्स को भी फूड के तौर पे यूज किया जाता है। लाइक उनको तो जो है वो जो ट्राइब्स वाले हैं, उनको जो भी इंसेक्ट मिलता है, अगर पॉइज़नस है तो वो उसका पॉइज़न निकाल के उसको खा जाते हैं, या अगर पॉइज़नस नहीं है तो वैसे ही उसको जो है डायरेक्ट खा जाते हैं, या फिर उसको फ्राई वगैरह करके या उसका कोई उसको कुक करके खा जाते हैं। तो हमारे पास फूड सोर्स का भी एक बेहतर ज़रिया है हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं, बिकॉज़ दे आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, मूविंग टू द 9th बेनिफिशियल एस्पेक्ट, दैट इज़ एज़ एनवायरमेंटल क्लीनर्स। पहले भी मैं शायद पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ाया। हमारे पास एनवायरमेंटल क्लीनर्स हैं इंसेक्ट्स। हमारे पास बहुत से सेप्रोफेजिक इंसेक्ट्स हैं, स्केवेंजर्स,
insects are main agents for cleaning the environment from dead bodies. अगर आप देखें हमारे पास क्लीनर्स किस तरह के हमारी जितनी भी डेट्राइटस होता है या हमारे पास जो डेड बॉडीज होती हैं उन पे ये फीड कर जाते हैं। अगर आपने एक छिपकली मार ली उसको रख दिया तो थोड़ी देर में वो चींटियां आ जाती हैं और तकरीबन कुछ ही घंटों में वो सारे का सारा जो है चींटी सिर्फ वहाँ पे बोन्स रह जाती हैं, बाकी सारा जो फ्लैश मटेरियल है वो खा के चले जाते हैं। तो जितनी भी डेड बॉडीज हैं ये उनको अर्थ से रिमूव करती हैं। अगर हमारे पास ये डिकम्पोजर्स वगैरह या हमारे पास जो ये स्केवेंजर्स स्केवेंजर्स हम किसे कहते हैं? स्केवेंजर्स हम कहते हैं कि दोज एनिमल्स विच फीड ऑन डेड बॉडीज, तो उसको हम कहते हैं स्केवेंजर। हमारे पास डेट्राइटिवोर्स एंड डेट्राइटिवोर्स विच फीड ऑन डेट्राइटस, और डेट्राइटस हम किसे कहते हैं कि ब्रोकन पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो हमारे पास जो सेप्रोफिजिक और स्केवेंजर हैं दे आर द मेन एजेंट्स। हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स हैं कि जिसकी जो हमारे पास डेड बॉडीज जो हैं उनको रिमूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा होगा, ये हमारे पास एंड्स जो हैं ये स्कॉर्पियन के ऊपर फीडिंग कर रही हैं और थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि बिल्कुल स्कॉर्पियन का कोई पार्ट भी नहीं बचता, तो वो पूरी डेड बॉडी स्कॉर्पियन भी रिमूव कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बीटल है और ये भी स्कैवेंजर है और ये जो डेड बॉडीज पे फीड करती है इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। हमारे पास जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है इसको हम कहते हैं जायंट स्कैवेंजर बीटल इसका नाम है। ये जो पानी के अंदर रहती है और पानी के अंदर जो फिशेस वगैरह मर जाती हैं और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो पानी के अंदर ये उनकी डेड बॉडी पे फीड करती है और हमारा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसको भी ये क्लीन करती हैं। तो इंसेक्ट्स आर द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फॉर एनवायरमेंटल क्लीनर्स, और ये हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसको डेड बॉडीज से क्लीन करते हैं। जितनी भी डेड बॉडीज, अगर ये डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स नहीं होते तो आपके इर्द गिर्द, क्योंकि जब से दुनिया बनी है तब से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, तो हमारे इर्द गिर्द सारी जो है डेड बॉडीज ही पड़ी होती हैं और हमारे रहने की जगह नहीं होती। तो ये हमारे पास इसलिए जो स्कैवेंजर्स हैं या सेप्रोफेजेस हैं या डेट्राइटिवोरस हैं या हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं, ये हमारे लिए किसका काम करते हैं? एनवायरमेंटल क्लीनर्स का काम करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को डेड बॉडी से साफ करते हैं। ठीक है, आई होप इसकी समझ आ गई होगी। मूविंग टू, तो हमारे पास अदर बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं कुछ, इंसेक्ट्स इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी किस तरह इंक्रीज करते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर इंसेक्ट जो हैं जो ज़मीन में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपकी फसल में इंसेक्ट रह रहे हैं तो वो अपने जाने के रास्ते बनाते हैं, बरोज बनाते हैं और गुजरने के। अब इससे क्या होता है कि अंदर जो उनके रास्ते बने होते हैं या जो बरोज बनी होती हैं, उससे क्या होता है कि वो सॉइल फर्टाइल होती है। फर्टाइल किस तरह होती है? एक तो रूट्स को एरेशन होती है, रूट्स की एरेशन, एरेशन मीन उनको फ्रेश एयर अवेलेबल होती है। वो रूट्स के साथ साथ उन्होंने जो अपनी बरोज बनाई हुई है, उन बरोज में हवा जाती है और हमारे जो अंदर रूट्स हैं उनको डायरेक्ट फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एयर में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अब फ्री नाइट्रोजन, आपको पता है कि हमारे पास प्लांट्स को नाइट्रेट्स चाहिए, तो हमारे पास प्लांट्स की रूट्स के इर्द गिर्द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करते हैं? फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। अब अगर जमीन के अंदर एयर नहीं जाएगी तो उन बैक्टीरिया को फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगी, तो वो किस तरह नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और हमारे प्लांट्स जो है फिर वीक होते हैं। तो ये जो हमारे पास इंसेक्ट्स जिस फसल में रहते हैं उसकी फर्टिलिटी इसलिए इंक्रीज होती है बिकॉज ये रूट्स के अंदर जो है अपने रूट्स के इर्द-गिर्द जो है अपने गुजरने के रास्ते बनाते हैं, अपने घर वगैरह बनाते हैं, तो वहां से एयर एंटर होती है, तो रूट्स को एक तो फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, दूसरी जो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है या सायानोबैक्टीरिया या कोई फंगस वगैरह, तो वो क्या करते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और वो नाइट्रेट्स फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास जो इस तरह पोरस ज़मीन होती है, फर्टाइल ज़मीन, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने पानी डाला, वो पानी फ़ौरन जज़्ब कर लेती है। लेकिन अगर स्लाइमी ज़मीन हो, उसमें बिल्कुल ऊपर से सख्त हुई हो, उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो, तो आप पानी जैसे ही डालते हैं, वो पानी उस ज़मीन के ऊपर ही ठहरा होता है, इतना ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा होता, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता अंदर जा रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास ऐसी ज़मीनें जहाँ पे इंसेक्ट्स रह रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो उन रास्ते जो बनाए होते हैं उनमें से पानी इजीली जो डीपर पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जो रूट्स बहुत डीप हैं, अगर हम ट्रेशियर प्लांट्स को देखें तो प्लांट जितना ऊपर होता है उतनी ही नीचे उसकी रूट्स फैली हुई होती हैं। अब इसका मतलब है कि अगर कोई 20 फुट
ऊंचा दरख्त है तो उसकी रूट्स भी नीचे 20 फुट तक हैं। तो इसके लिए हमें उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत चाहिए कि आप जितना पानी डाल रही हैं वो नीचे 20 फुट ज़मीन तक जाए। अगर सिर्फ़ 1-2 फुट नीचे जाएगा तो नीचे वाली रूट्स का कोई फ़ायदा फिर नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि हमारे प्लांट को सही फूड वाटर नहीं मिलेगा, जब सही वाटर नहीं मिलता तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सही नहीं होगा और हमारे पास फूड सही तरह से नहीं बनेगी। तो इसलिए इंसेक्ट्स जो है हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में बहुत मेन किरदार अदा करते हैं। किस तरह? एक तो वो जो घर बनाते हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। क्या-क्या फायदा होता है? एक तो रूट्स को फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। उसके अलावा रूट्स के इर्द-गिर्द जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, उनको फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिलती है जिसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और वो नाइट्रेट्स फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तीसरा जो है उससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और जो वाटर है वो डीप सॉइल तक जा सकता है। जो हमारे पास डीप सॉइल तक रूट्स फैली हुई हैं उधर भी इजीली वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। तो इन 3 स्टेप्स के ज़रिए हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं वो बेनिफिशियल सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एक और जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, लाइक इंसेक्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी एंट्स, लाइक हमारे पास किस तरह यूज होते हैं कि लाइक आप जंगल वगैरह में, वहां पे आपके पास फर्स्ट एड की कोई फैसिलिटी नहीं है और आपका क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इतना गहरा कट लगा दिया कि उसको स्टिचेस करने हैं। तो मोस्टली क्या टेक्नीक की जाती है कि वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी चूंटियाँ होती हैं या जंगल में मोस्टली जो आर्मी एंट्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको इधर नज़र आ गई ये उन एंट्स के ज़रिए स्टिचिंग की हुई है। अब ये क्या करते हैं कि वो दो उसको मिला लेते हैं और उस एंट को पकड़ के उस कटी हुई जगह पे रखते हैं। जैसे ही रखते हैं वो अपने जो मैंडिबल्स हैं, ये जो अपना माउथ पार्ट्स हैं, वो उसके अंदर घुसा देते हैं। जैसे ही घुसाती है तो वो दोनों टाइट करके घुसाती है, दोनों जेल के टुकड़े एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर वो उसका सर काट लेते हैं। आपको इधर नज़र आ रहा होगा। तो अब देखिए उन्होंने एक एंट रखी, उसने यूँ जैसे ही चक लगाया, उसको बाइट किया, वो दोनों गोश्त के टुकड़े आपस में नज़दीक आए और उन्होंने सर काट दिया। अब जैसे ही सर काटा तो उसके माउथ पार्ट्स यहीं पे वहीं पे इंसर्टेड रह गए। फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह जितना बड़ा भी कोई घाव हो और स्टिचेस चाहिए हों, तो हम आर्मी एंट्स को उन स्टिचेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? वापिस बताता हूँ कि किस तरह के कोई आप कहीं जंगल वगैरह में और आपको फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं कि आपको ऐसा अगर ज़ख्म लग गया कि जिसको स्टिचेस ज़रूरी हैं, नहीं तो खून नहीं रुक रहा, तो क्या करते हैं कि वो बड़ी-बड़ी चूंटियाँ पकड़ लेते हैं, उसको लाते हैं, जैसे ही नज़दीक करते हैं, वो क्या करती है उधर बाइट करती है। जैसे बाइट करती है अपने दोनों मैंडिबल्स अंदर घुसाती है, ये मैंडिबल्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये उसके मैंडिबल्स हैं एंट्स के, ये बिल्कुल अंदर घुसा देती है। एज़ अ रिज़ल्ट जो हमारे पास ये 2 स्किन एक-दूसरे से अलग होती हैं, वो एक-दूसरे के करीब आ जाती हैं और फिर उसका हेड तोड़ देते हैं, तो हेड वहीं रह जाता है। तो जैसे ही तोड़ देते हैं, तो फिर वो उन मैंडिबल्स को खोल नहीं सकती। ठीक है? इसी तरह फिर जितना लंबा है तो 1, 2, 3, 4 और बहुत सी स्टिचिंग फिर आर्मी एंट्स के ज़रिए वो करते हैं, या कोई भी एंट आप कोई भी बड़ी एंट आपको मिल जाए, तो आप इज़िली उससे स्टिचिंग कर सकते हैं और फर्स्ट एड के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये भी एक इंसेक्ट्स का बेनिफिशियल एस्पेक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस से बचा जाता है। तो ये भी आपको पता हो कि लाइक अगर आप फसल खिलाओ और खेत में और डॉक्टर बहुत दूर और किसी का कोई कट गहरा लग गया और स्टिचेस की बहुत ज़रूरत है और आपको कहीं स्टिचेस की जगह नहीं मिल रही, तो आप उस वक़्ती तौर पे, लाइक अगर हॉस्पिटल 1-2 घंटे दूर है, तो तब तक तो बहुत खून निकल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे वक़्ती तौर पे हॉस्पिटल जाने से पहले-पहले वहाँ पे आपको अगर मोटी-मोटी एंट्स मिल रही हैं, तो आप क्या करना है, उसकी दोनों स्किन को आपस में मिला के एंट्स को रखना है, वो जैसे ही बाइट करे, उसका सर तोड़ देना है बॉडी से। तो ये वक़्ती तौर पे उसके स्टिचेस लग जाएँगे और वो ज़्यादा ब्लड लॉस से बच सकता है बंदा। ठीक है? तो ये हमारे थे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। आई थिंक आपको सारे समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़े थे और मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिज़्म, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सिर्फ़ उसको नहीं कहते कि जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट हमें मिल रहे हैं, हम हार्मफुल एस्पेक्ट्स को भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो सबसे पहला जो हार्मफुल एस्पेक्ट है इंसेक्ट का, दैट इज़ द पेस्ट्स ऑफ आवर क्रॉप्स। तो हमारे पास, एज़ यू ऑल नो, कि हमारे पास हमारी क्रॉप्स के बहुत बड़े पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स। हमारे पास
अगर हम देखें ये पढ़ते हैं जरा, इंसेक्ट्स आर द बिगेस्ट कंपिटिटर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे पास इंसेक्ट्स जो ह्यूमन बीइंग्स के सबसे बड़े कंपिटिटर्स हैं। कंपिटिटर्स हम किसे कहते हैं कि जब भी व्हेन देयर इज हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ये आपको कंपटीशन का एक कॉन्सेप्ट दे दूं, एवोल्यूशन में भी हम पढ़ेंगे, लाइक अगर जब भी फूड की कमी हो और उसको खाने वाले ज्यादा हो तो फिर क्या होता है कि कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन मींस खींच के खाना पड़ता है, तो इसी को हम कंपटीशन कहते हैं। तो हमारे पास जो हमारा हमें सबसे ज्यादा कंपटीशन देते हैं इन इन केस ऑफ फूड, तो वो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और जानवर हम इन ह्यूमन बीइंग्स को कंपटीशन नहीं देख सकता। ठीक है, तो अबाउट 30 to 50% ऑफ आवर फूड क्रॉप्स फ्रूट्स, तो हमारी जो 30 to 50% of our food, that is crops, fruits and vegetables, are destroyed and eaten by insects। तो आप देखें एनुअली या ग्लोबली जो है, हर साल ग्लोबली हर साल 30 to 50% जो हमारे पास फूड है हमारी, जिसमें हमारे पास फसलें भी आ जाती हैं, क्रॉप्स, हमारे फल भी आ जाते हैं और हमारी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। तो अबाउट 30 to 50% फूड जो है हमारी वो इंसेक्ट्स खा जाते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब क्या है कि अब मैं आपको बताऊं कि ये इकोनॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद देखें कि अगर ये 50% फूड हम इंसेक्ट से बचा लें तो हमारे पास फूड की मिकदार क्या हो जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि चीजें सस्ती होंगी, चीजें सस्ती होंगी तो गरीब या गुर्बत खत्म होगी मुल्क से, और जिस मुल्क से गुर्बत खत्म होती है तो वो इकोनॉमिकली आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता रहता है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी एक मिकदार है कि अबाउट 30 to 50% हर साल ग्लोबली इंसेक्ट जो है हमारी फूड खा जाते हैं, जिसमें हमारे पास सीरियल्स और क्रॉप्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं और वेजिटेबल्स भी आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स नॉट ओनली डिक्रीजेस द यील्ड ऑफ आवर क्रॉप्स एंड ऑर्किड्स। ऑर्किड्स कहते हैं हम किसी भी फ्रूट के बाग को। ठीक है, सिर्फ हमारी क्रॉप्स की ये नहीं है कि वो फसल को डिक्रीज कर देते हैं। लाइक अगर आम की फसल है तो उसमें से भाई आधे आम इंसेक्ट्स खा गए, एक तो ये करते हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ वो हमारी क्रॉप्स की यील्ड को कम कर देते हैं और ऑर्किड्स की, बट आल्सो गिव इरिवर्सिबल डैमेज टू अवर प्लांट्स बाय काजिंग डिफरेंट डिजीजेस इन देम। लाइक हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट फ्रूट्स पे अटैक करते हैं, पेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही फ्रूट पे अटैक किया तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर 30 to 50% फ्रूट खा गए तो हमारी यील्ड में कमी होती है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक बाग से हमें 4-5 टन फल मिलना था तो वो 2 या 2.5 टन हमें फल मिला, या कोई भी इतने बोरी गंदम मिलनी थी और इतनी मिली। तो ये तो पेस्ट हैं जो फ्रूट्स पे अटैक करते हैं और ये हमारी फसलों की यील्ड या प्रोडक्शन को कम करते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग फ्रूट्स, वो उनके पेस्ट नहीं होते बल्कि वो किसके पेस्ट होते हैं, वो हमारे प्लांट मटेरियल जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का। लाइक यहाँ पे मैं एक आपको और चीज बता दूं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फर्क क्या होता है, जो साइंटिफिक फर्क है। हम लोगों ने जो अलग-अलग फर्क रखे हुए हैं उनको छोड़ के, हमारे प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं मेन। ठीक है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें 3 हिस्से आते हैं प्लांट्स के, जो लीव्स, स्टेम और रूट्स। लीव्स, स्टेम और रूट्स जो हैं वो हमारे पास प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास आते हैं जो फ्लावर है, जो सीड है और जो फ्रूट है। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो हमारे पास हम फ्रूट उसे कहते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से हासिल हो। लाइक आप अगर देखें कि जिस तरह वो क्या होती है, पोलिनेशन होता है और हमारे पास ओवरी राइपन्स इनटू फ्रूट, तो उसको हम कहते हैं फ्रूट कहते हैं। लाइक हमारे पास, हम ऐसे टमाटर को वेजिटेबल कहते हैं, सब्जी है भाई, लेकिन अगर हम देखा जाए तो टमाटर भी हमारे पास बायोलॉजी के हिसाब से या बॉटनी के हिसाब से वो फ्रूट है। अगर हम भिंडी को देखें तो इस तरह जितनी भी सब्जियां या फ्रूट्स या जितने भी प्लांट मटेरियल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट से बनेंगे, लाइक फ्लावर, फ्रूट या सीड जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो फ्लावर से अगर बनेंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स किसे कहते हैं कि जब हम वेजिटेटिव पार्ट, नाम से जाहिर है, प्लांट के फीड करें, लाइक साग, पत्ते हम खाते हैं तो ये वेजिटेबल है। लाइक जो मूली है, गाजर है, ये क्या होती है, स्वैलन रूट्स होती हैं, तो ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, लाइक हमारे पास कुछ किसी केसेस में लाया है हम लोग स्टेम खा रहे होते हैं उनके, प्लांट्स के। ठीक है, लाइक जो हमारे पास गन्ना है तो ये हमारे पास वेजिटेबल है, ये वेजिटेटिव पार्ट से बनता है, हम उसके स्टेम को खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन फर्क है कि अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट से हमने
कोई चीज हासिल की है तो वो फ्रूट है, अगर वेजिटेटिव पार्ट से हासिल की है तो वो हमारे पास वेजिटेबल है। ठीक है, तो हमारे पास मैं आपको बता रहा था कि दो किस्म के पेस्ट होते हैं, एक वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट या फ्रूट पे अटैक करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास किसी भी हमारी जो फूड है उसकी प्रोडक्शन में कमी आती है। कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट पे अटैक करते हैं, प्लांट के लीव्स, प्लांट के रूट्स और प्लांट के स्टेम पे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो उनमें डिजीजेस काज करते हैं। लाइक अगर वो प्लांट के जो एफिड्स मैंने आपको बताए थे, वो प्लांट के जूसेस पीते हैं पीते हैं पीते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्लांट क्या हो जाता है, कमजोर होता जाता है। तो जब प्लांट कमजोर हो गया या प्लांट के अंदर कीड़ा लग गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट विल्टिंग की तरफ जाता है, मुरझाने लग जाता है और फाइनली पूरा का पूरा प्लांट जल जाता है। तो ये जो है हमारे पास इरिवर्सिबल डैमेज है। इरिवर्सिबल डैमेज मींस अब हम उस प्लांट को वापस से सही नहीं कर सकते। सॉरी, आई थिंक इरिवर्सिबल की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है ये। ठीक है, तो अब हम जो है उस प्लांट को वापस से ठीक नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल डैमेज है। तो हमारे पास इंसेक्ट हमें हमारे प्लांट्स को भी इरिवर्सिबल डैमेज भी करते हैं बाय काजिंग डिफरेंट डिजीजेज, उनको जला भी देते हैं या वीक कर देते हैं। और दूसरा हमारे क्रॉप्स और ऑर्किड्स या फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह की प्रोडक्शन में भी कमी ले आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन पेस्ट हैं, लाइक मैंने आपसे कहा जो हमारे पास बटरफ्लाइज और मॉथ्स हैं, तो हमारे पास ऑर्किड्स के या फ्रूट्स के मैक्सिमम जो हमारे पास पेस्ट हैं वो बटरफ्लाइज या मॉथ्स के कैटरपिलर्स होते हैं। कैटरपिलर्स मैंने आपसे कहा किसे कहते हैं, लार्वे को। ठीक है, तो हमारे पास बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स एंड देयर कैटरपिलर्स, तो ये हमारे पास मोस्ट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के हमारे पास बिगेस्ट वो हैं पेस्ट हैं। इसके अलावा बीटल्स, हमारे पास बीटल्स एंड देयर स्क्रब्स, सॉरी स्क्रब नहीं, ग्रब्स। तो बीटल्स के जो लार्वे हैं उनको हम ग्रब्स कहते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख दूं आपको लिए, लार्वे ऑफ beetles are known as grubs and larvae of butterfly and moths are known as caterpillars। अब ये जो है हमारे पास ऊपर वाले मैंने दो दिखाए हैं, बटरफ्लाइज मॉथ्स एंड देयर कैटरपिलर्स, बीटल्स एंड देयर ग्रब्स। जो हमारे पास बीटल्स के लार्वे हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारी क्रॉप की यील्ड को वो कम करते हैं। लाइक हमारे पास आपने कैटरपिलर्स मोस्टली देखा होगा कि या तो वो क्या कर रहे होंगे, आपके अमरूद में से जो कीड़ा निकलता है वो या तो ग्रब होगा या कैटरपिलर होता है। लाइक आपके जो खजूर में कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत से फ्रूट्स में आपने या आपकी भिंडी में देखा होगा कि कीड़े होते हैं, टमाटर में कीड़े होते हैं। तो ये कीड़े क्या हैं, ये हमारे पास मोस्टली लार्वे होते हैं, या तो वो बटरफ्लाई और मॉथ्स के लार्वे होंगे या फिर वो बीटल्स के लार्वे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यील्ड को कम करते हैं और प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लांट वैसे का वैसे स्ट्रांग रहता है, लेकिन जो हमारे पास यील्ड है या प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। लाइक अगर हम इसको देखें, लाइक अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास बटरफ्लाई है और ये हमारे पास मॉथ है। ये फर्क शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। बटरफ्लाई हमेशा जब भी बैठती है वो विंग्स ऊपर अपराइट पोजीशन में बंद करती है, और जो मॉथ्स हैं वो अपने विंग्स जो हैं वो स्प्रेड करके बैठते हैं। तो ये हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखें, ये कैटरपिलर अब लीव्स पे फीड कर रहा है। अब लीव्स पे जब फीड करता है तो लीव्स की क्वांटिटी कम होती है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होता है, तो फूड की फिर भी जो है हमारे पास फूड या क्रॉप की प्रोडक्शन हमारे पास कम हो जाती है। तो ये हमारे पास प्लांट मटेरियल को नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर ये लार्वा हम देखें तो ये देखिए, ये हमारे पास टमाटर में सुराख करके इसके अंदर जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा कि ये एक एक करके बहुत से लार्वे होते हैं और ये क्या करता है, अंदर से पूरे टमाटर पे फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऊपर से तो आपको एक सुराख नजर आ रहा होगा, लेकिन अंदर से टमाटर बिल्कुल खराब होते हैं। इसी तरह टमाटर हो गई, भिंडी हो गई, डिफरेंट हमारे पास अमरूद के कीड़े होते हैं और बहुत से तकरीबन हर फ्रूट में हमारे पास ये कीड़े। तो ये जो कीड़े होते हैं ये असल में या तो बीटल्स के ग्रब्स होते हैं या बीटल्स के लार्वे होते हैं, या फिर ये बटरफ्लाइज और मॉथ्स के लार्वे होते हैं। तो बटरफ्लाई और मॉथ्स के लार्वों को हम कैटरपिलर्स कहते हैं और बीटल्स के लार्वों को हम ग्रब्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर के पेस्ट हैं हमारे पास, दीज आर दैट इज एफिड्स एंड बग्स। तो एफिड्स और बग्स क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द फ्रूट
दे अटैक द प्लांट मटेरियल। लाइक अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे पास लीव्स के नीचे चिपके होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे ये वेन्स में जो प्लांट सैप होता है उसको ये पीना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये देखिए अपना प्रोबोसिस एंटर किया हुआ है और यहाँ से प्लांट्स का सैप मटेरियल सेल्स के अंदर का उनका साइटोप्लाज्म तक कर लेते हैं, या जो वो फूड बन के एक सोल्यूशन बना होता है इन वेन्स के जरिए जा रहा होता है फ्लोएम्स के जरिए, उस पे फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट फूड प्लांट की जो फूड बन रही है उस पे फीड कर रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता प्लांट क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि जिस पे एफिड ज़्यादा हो तो वो कमज़ोर होता जाता है, येलो पड़ता जाता है, बिकॉज़ उसका क्लोरोप्लास्ट भी ये क्या कर जाते हैं, सक कर जाते हैं। तो वो येलो होता-होता फाइनली इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है और वो मुरझाने की तरफ चलता जाता है और वो फाइनली विल्टिंग हो जाती है। यहाँ पे सॉरी मैंने बग नहीं डाली, सब्र। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने वो अभी ये डाल दिया, दिस इज़ नोन एज़ बग। हमारे पास बग और बीटल, ये एक बीटल होती है, ये बग होती है। इसमें फ़र्क मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट में, ठीक है? इनके विंग्स में फ़र्क होता है बाकी। तो ये हमारे पास बीटल है जिसको मैंने लेडी बर्ड बीटल कहा था, तो इसमें इस तरह के और भी बहुत सी बीटल्स हैं। ये तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ हो रही है। ये हमारे लिए फ़ायदा की बीटल है, लेकिन बहुत सी हमारे पास बीटल्स ऐसी भी हैं जो पेस्ट के तौर पे काम करती हैं। और ये बग्स जो हैं, ये आप देखें, ये इसका प्रोबोसिस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये क्या करता है कि प्लांट मटेरियल में, प्लांट के अंदर स्टेम में या कहीं पे इंसर्ट कर लेता है और बस प्लांट सैप पे फीड करता रहता है और उस प्लांट को कमज़ोर कर देता है। तो लाइक हमने अब 2 किस्म के पेस्ट मैंने आपको दिखा दिए कि जो फ्रूट पे अटैक करके प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, और दूसरे जो हैं प्लांट मटेरियल पे या उनके वेजिटेटिव पार्ट्स पे एक्ट करके प्लांट को इरिवर्सिबल नुकसान पहुंचाते हैं और उसको कमजोर कर देते हैं, और मे लीड्स टू द विल्टिंग ऑफ प्लांट, के प्लांट फाइनली क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। फिर फर्दर हार्मफुल इफेक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोग इंटरेस्ट भी लेना स्टार्ट करें क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन हो तो वो अच्छी बात है कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी वजह से दूसरे को भी उस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। और बॉयज में देख रहा हूँ वो मोस्टली अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे, तो अटेंडेंस भी दें। ऐसा ना हो कि बाद में कभी कोई यूनिवर्सिटी ने मसला बनाया तो आप लोग के लिए मसला बने। फिलहाल तो वो कुछ इतना नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग प्लीज अटेंडेंस लगाया करें। और जो मैं अटेंडेंस की पोस्ट करता हूँ, आप लोग मोस्टली मैंने देखा है जो बॉयज हैं वो लेक्चर वाले पोस्ट के नीचे जो है, जो लेक्चर है उसके नीचे प्रेजेंट सर लिख रहे होते हैं। जो अटेंडेंस की पोस्ट मैं करता हूँ उसके नीचे अगर आप प्रेजेंट सर और अटेंडेंस लिखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हमने आज पहला जो है हार्मफुल एस्पेक्ट पढ़ा। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, और स्टे सेफ, स्टे होम, और अल्लाह से दुआ भी करते रहें। आगे रहमत का महीना आ रहा है रमज़ान का, कि अल्लाह जल्द से जल्द पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको कोरोना से हमें निजात दिलाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।